सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज़ अमन प्रजापति। आज हम करने जा रहे हैं गाला का पेपर 3 एसएस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10th। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते। सबसे पहला हमारा है सेक्शन ए। ठीक है, उसके आंसर्स मैं आपको लिखवाऊंगा। देखो, बन्नी एरिया ऑफ अ कच्छ, तो ये इसका आंसर है भाई जट कम्युनिटी। ठीक है, फिर मीनाक्षी टेम्पल, इसका आंसर है 4 गोपुरम। ठीक है, इतुरनागरम भाई तेलंगाना में है, पिछले मैप में भी हमने किया था। बायोगैस प्लांट तो वो मीथेन, ये मीथेन स्पेलिंग में रॉन्ग है, मीथेन। ओके, ये इधर 4। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये होगा 1 जनवरी 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारे मैचिंग हो चुके हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो, उपनिषद लिटरेचर इज इन द फॉर्म डायलॉग फॉर्म, तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, डायलॉग फॉर्म में है वो। मीनाक्षी टेम्पल एज मेन 5, तो ये फॉल्स है, 5 नहीं थे। वल्लभी यूनिवर्सिटी एकदम ट्रू है वो। फिर रल्प नाइदर इज द नोन एज अ पायोनियर ऑफ अ कंज्यूमर मूवमेंट, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। फिल इन द ब्लैंक है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये रहा इसका आंसर है भाई हिस्टोरिकल। ओके, इसका आंसर है अपना हिस्टोरिकल। फिर दूसरे का आंसर है अहमदाबाद। तीसरे का आंसर है एब्जॉर्ब्ड। फिर कोसी। जस्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब 16 MCQs, यहाँ से MCQs शुरू हो रहे हैं। ओके, तो पहले का आंसर है सी, जो कि रानी की वाव अडालज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन अ मिसमैच, मिसमैच में कौन सा है? तो भाई रानी की वाव अडालज, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये इसको ढूंढना था मैं, ये गलत चीज़ थी, उसको हमने ढूंढ लिया। अब है ऑन विच रिवर इज अ ग्रांड एनिकट डैम कंस्ट्रक्ट, था तो कावेरी नदी पे हुआ था ग्रांड एनिकट डैम। ठीक है, ऑफ विच स्टेट इज नागार्जुन सागर द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। ठीक है, फिर व्हाट इज द डिराइव फ्रॉम द डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमें पता है उसका आंसर होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हम ढूंढते हैं ये फॉर्मूला से। इकोनॉमिकली इंडिया इज अ विच टाइप ऑफ कंट्री, तो इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। ओके, चलो अब है हमारे वन वर्ड। ओके, चलो तो सर इसका आंसर है हमारा गंगा। द नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज अ वाटरवे ऑन विच रिवर, तो इसका आंसर है गंगा। ठीक है, विच इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात, तो इसका आंसर है कांडला। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में कौन से अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म होते हैं? तो भाई बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बहुत सारे फॉर्म बताने हैं, तो आपको जितने नाम पता है उतने लिख दो। फिर आपने पढ़ा था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सब फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अलग अलग जगह पे एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट होता है। फिर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट है, इनके पीछे आपको एम्प्लॉयमेंट वर्ड भी लगाना है। व्हाट आर द 2 मेन मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो भाई एक है मार्केट सिस्टम, एक है सोशल सिस्टम। 2 मेथड है, मार्केट सिस्टम एंड सेकेंड इज सोशल लिस्ट सिस्टम। ओके, तो ये हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। अब सेक्शन बी, आप देखो, जस्ट स्क्रीनशॉट आप ले लो। देखो 25 नंबर इंट्रोडक्शन हमें देना है, इंडियन कल्चर कैसे फला फूला, ये सब के बारे में बताना है। तो इतना आंसर है, आप देख सकते हो, जस्ट मैं आपको बॉक्स करके बता दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नोट भी है कि आपको कुछ ट्राइब्स के बारे में बताना है पहले, क्योंकि ये आंसर बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, चलो, वैसे इतना भी चलता ही है। वैसे मैंने आपको बोला था कि पॉइंट्स में आपको लिखना है आंसर को, जब भी आप एसएस के पेपर लिखो तो पॉइंट्स में आंसर लिखना। ठीक है,
चलो फिर यहाँ पे देखो, ये फिर उसके बारे में और भी लिखा है, ये वही उसकी आंसर रिलेटेड है, ये रहा, ये सब उसी का रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरा आंसर है, एक सेकेंड मैं इसको पूरा बॉक्स कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है, बीच में आपको नोट नहीं लिखना है, ये जो नोट है इसको आपको नहीं लिखना है ये, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, ये जो 25 नंबर का जो आंसर था वही आपका इसका आंसर होगा। एक्सप्लेन द एस्ट्रोलॉइड रेस के बारे में बताना, वही आपका आंसर है जो ऊपर हमने अभी पढ़ा। फिर 26, तो उसका आंसर ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, ओके। देखो फ्रॉम, ये हमें पीपल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, एनवायरमेंट लवर थे वो। व्हाट इज़ द प्रोसेस इन फॉलोइंग, तो भाई इसका आंसर इतना ही है, आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। चलो फिर विच डिज़ाइन ऑफ द हरप्पा मेक ऑन अ क्ले यूटेंसिल्स, तो भाई ये डिज़ाइन थी कि जियोमेट्रिकल डिज़ाइन और स्केचेस वो बनाते थे अपने क्ले यूटेंसिल्स पे, ठीक है। ये जो हाईलाइट कर देता, जियोग्राफिकल डिज़ाइन और स्केचेस वो बनाते थे। फिर राइट अबाउट द अकीक वर्क, अकीक वर्क एक, देखो ये स्टोन है, प्रीशियस स्टोन फाउंड इन सिलिका, ब्लू वाइट कलर, कालीन इज एन अकीक स्टोन विच इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड रेडिश ब्राउन इन कलर, ओके। चलो तो ये आप यहाँ पे पूरा आंसर का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा, ओके। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात, तो यहाँ पे ये रहा इसका आंसर, ओके। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राइबल डांस के बारे में ये सब यहाँ पे लिखा गया है। फिर है 29 नंबर, मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया फाइंड्स इट्स प्लेस ऑन द न्यू 500 रुपये करेंसी नोट ऑफ इंडिया। अब हमें इसके बारे में बताना है कि वो जो 500 रुपये का करेंसी नोट है उसके ऊपर कौन सा मोन्यूमेंट है, तो भाई रेड फोर्ट, ओके। रेड फोर्ट के बारे में फिर आपको बहुत कुछ लिखना है, ओके। चलो फिर ठीक है, ये 2 पॉइंट्स भी है उसमें, ये भी इसी के है, आप देख लेना, इधर ज्वाइंट है। फिर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, तो भाई सेम आंसर है जो अभी अभी हमने लिखा, यही आपका पूरा आंसर है, यही आपको फिर से लिखना है, ये जो है पूरा अभी, ओके। चलो 30 का भी सेम आंसर है, सेम आंसर ऑफ 29 नंबर, सेम आंसर है, ओके। 30 नंबर, ऑन विच मोन्यूमेंट द मेमोरेबल स्टेटमेंट पीओस हर्ट्स आर वेलकम, तो ये सब किस में लिखा है भाई, ये कौन से मोन्यूमेंट में लिखा है, तो उसके बारे में बताना है। तो भाई ताजमहल पे ये सब है, तो ताजमहल के बारे में बताया गया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको 2 मार्क के हिसाब से आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है। ये सर, ये रहा पूरा आंसर है इतना, ठीक है। ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 मार्क के हिसाब से आपको हाफ पेज भरना है, तो आप इसके हिसाब से लिख देना, ठीक है। वाई इज़ अ ताजमहल रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर, तो ताजमहल के बारे में फिर से बताया गया है, तो जो आपने अभी ऊपर लिखा उस वही आप लिख सकते हो, यहाँ पे फिर से कुछ लिखा गया है, ठीक है, ओके। आप वो चीज़ फिर से लिख सकते हो, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसका आंसर भी यहाँ पे दे के रखा है हमें कि ताजमहल 7 वंडर्स क्यों माना जाता है, ये रहा, ओके। उसके रीजंस दिए होंगे। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ताजमहल, तो ताजमहल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है, तो वो आंसर ये रहा, सेम आंसर एज ऑफ कौन सा था भाई, 30 नंबर का जो आंसर था, यही आपका आंसर होगा इसका भी, ओके। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में 3 थे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। ये तीनों के बारे में आपको लिखना है, ओके। 2 पॉइंट्स लिखोगे, आधे पेज में 1 पेज में कवर कर दोगे, कोई टेंशन नहीं है, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। ये रहा आपका आंसर। तो व्हाट इज़ नेशनल पार्क क्या होता है, तो उसके बारे में ये रहा, सब में बॉक्स कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। ये रहा आपका आंसर इसका है, स्टेट द यूजेस ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज के यूजेस बताना है, तो यहाँ से ये बॉक्स, ये इतना इसका आंसर है। मैंगनीज इज़ यूज्ड इन मेनली मेकिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने में काम आता है। स्टील इज टेंसाइल एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, इट इज़ मेकिंग बेल्ट बनाते हैं, रॉड बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ठीक है, पता चल रहा है। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखो मॉडर्न एज को मिनरल एज क्यों कहा जाता है, तो वो भी है कि द इक्विपमेंट मेड फ्रॉम द मिनरल आर एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैन, स्मॉल पिंच टू मशीन ऑफ अ गिगेंटिक साइज गाइंट साइज व्हीकल्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम अ मिनरल। हर एक चीज़ मिनरल से बनती है आजकल, तो मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है, तो मिनरल्स को एक मॉडर्न एज को मिनरल्स के नाम से जाना गया है। ओके, चलो फिर अब बायोगैस के बारे में आपको बताना है कि बायोगैस एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, फिर वो उसका कैसे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, फार्म वेस्ट, यूजलेस एग्रीकल्चर। ठीक है, इतना ये रहा आपका आंसर है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर है, 2 मार्क के हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। चलो देखो यहाँ पे फार्म वेस्ट है, अनलेस यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल, एनिमल डंग, ह्यूमन एक्सेट्रा आर डीकम्पोज, इनको डीकम्पोज किया जाता है और उसी को हम बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर के बारे में बताना, तो कॉपर एक मेलिएबल है, मेलिएबल मतलब उसे हम ऐसे पतरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल सीड्स में से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल है, एनी शेप कैन बी मेड आउट फ्रॉम इट। ओके, तो ये रहा कॉपर के बारे में, इतना है पूरा, देख सकते हैं आप। फिर कॉपर मिक्सेस इजीली अदर मैटर, उनको अदर मैटर के साथ मिक्स करके एलॉय भी बनाया जाता है। ठीक है, उसके यूजेस यहाँ पे बताए गए, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। ओके, ये सब चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो 34 नंबर, आइडेंटिफाई मी, आई एम नोन एज द सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली तो वो उसको हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फ्लोरिस्ड इन एंड अराउंड बेंगलुरु इज नोन एज द सिलिकॉन वैली, कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेंगलुरु के अंदर फूली फली है, बेंगलुरु के अंदर है, उसको सिलिकॉन वैली बोला गया है। तो आपको याद रखना है कि सिलिकॉन वैली को क्या कहाँ पे है भाई, वो है बेंगलुरु को कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए वो जाता है वो पॉइंट। ठीक है, फिर आई एम ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री किसको बोला गया, तो भाई प्लास्टिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोला गया है। ओके, ये आपका इतना आंसर है। ठीक है, मेंशन द स्टेप्स टू कर्ब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो 6 पॉइंट्स है टोटल। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतने पॉइंट्स है कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ओके, प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्लानिंग है, हमको बहुत सारा स्टेप्स लेना पड़ेगा, यहाँ पे उसी के बारे में लिखा है कि एनवायरमेंट को कैसे बचाए डिग्रेडेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ये हो गया हमारे पॉइंट्स। अब राइट अ नोट ऑन नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में बताया, तो टोटल 8 पॉइंट्स है यहाँ पे, वो क्या था उसके बारे में। नक्सलाइट मूवमेंट इमर्ज इन नक्सबरी रीजन इन वेस्ट 1967। ठीक है, 1967, चलो इस साल में वो हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना लेड बाय मियो सेंग टंग। ठीक है, बहुत अजीब नाम है। ओके, ये सब है, इसके बारे में आप पूरा यहाँ पे 8 पॉइंट्स है टोटल। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भाई, टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म इज द डेलिब्रेट यूज ऑफ अ थ्रेट ऑफ यूज ऑफ वायलेंस फॉर द अटेनमेंट और अनडिफाइंड क्लियरली डिफाइंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। मतलब उनके जो लॉजिक होते हैं वो पॉलिटिकली उन सब तरीके से मैच नहीं करते। टेररिज्म, जो टेररिस्ट होते हैं वो उनको किसी पे दया नहीं आती, एकदम वायलेंस के साथ सब काम करते हैं। ठीक है, इतना 3 पॉइंट्स है, 2 मार्क आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब 37 नंबर है, वाई डिड कश्मीरी पंडित्स माइग्रेट फ्रॉम देयर होम लैंड। तो कश्मीरी पंडित वर द फॉलोअर्स ऑफ अ हिंदू रिलीजन एंड वर स्मॉल माइनॉरिटी इन कश्मीर। ओके, तो वो एकदम छोटी माइनॉरिटी में थे, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे कश्मीरी पंडित, तो वो माइग्रेट हो गए, मतलब दूसरी जगह चले गए। ठीक है, द लोकल एंड द इम्पोर्टेड टेररिस्ट इज कश्मीरी पंडित्स टू सेव देयर लाइफ फैमिली एंड फ्रीडम। द कश्मीरी पंडित माइग्रेट टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये आपके 3 पॉइंट है यहाँ पे। ओके, चलो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम रिलीजन असर्ट्स द माइनॉरिटीज ऑफ देयर राइट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट आपको बताना है कि राइट माइनॉरिटीज क्या है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन इज अ corollary India being a secular state. In India, state with a multiplicity of a religion, there are a number of a religious minority. ठीक है, माइनॉरिटी के बारे में बताया, रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 13 थे, उसमें से आपको 9 अटेम्प्ट करने हैं। कितने, 13 में से 9 अटेम्प्ट करने हैं।
ओके, अब हमारा सेक्शन सी है, तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, चलो, तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पा एज एन एंशिएंट टाउन ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में बताया कि भाई हड़प्पा का आपको बताना उसके बारे में। तो वो हुआ था 1921 में बाय दयाराम साहनी, उन्होंने उसके अंडर में उसको ढूंढा गया था, खोदा गया था। फिर अंडर सुपरविजन सर जॉन मार्शल नियर द हड़प्पा विलेज के पास सर जॉन मार्शल के सुपरविजन में दयाराम साहनी वो वर्कर थे, वो खुदाई का काम कर रहे थे। ठीक है, तो 1921 में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा गया था। तो यहाँ पे सब बताया गया, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग था। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाई इज द गुप्ता पीरियड रिगार्ड एज अ गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोला गया है। ठीक है, द आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में इन सब का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया। आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का, पेंटिंग, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस वक्त में हुई थी, इसलिए इस एज को गोल्डन एज बोला जाता है। क्या देखो, आर्ट ऑफ बिल्डिंग, हिंदू टेम्पल यहाँ पे बहुत सारे बने। ओके, पार्वती टेम्पल, ठीक है, अलग अलग टेम्पल, शिवा टेम्पल, नरसी टेम्पल, अलग अलग टेम्पल यहाँ पे बने। फिर लार्ज नंबर ऑफ स्टूपास, विहारास, चैत्यास, मठ, ये सब बने। ठीक है, बुद्धा स्टैचू भी बना सारनाथ में। तो ये जो एज था इसको हम बोलते हैं गोल्डन एज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में से आता है गोल्डन एज वाला। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। एक्सप्लेन टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया। द पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जनरल, मोहनजोदारो इन अ पर्टिकुलर, वर अहेड ऑफ देयर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टाउन प्लानिंग। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सिटाडेल, फोर्ट्स ऑफ रूलर, हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑन द अपर पार्ट। भाई 3 पार्ट्स में ये चीज़ें डिवाइड है। सबसे पहला ये हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। फिर तीसरा है भाई रेसिडेंस फॉर द कॉमन पीपल ऑन द लोअर पार्ट ऑफ अ टाउन। तो वहाँ पे उनका राजा महाराजा जैसा सिस्टम था। ऊपर एक फोर्ट ऑफ रूलर्स था, वहाँ पे वो रूलर्स रहते थे। फिर ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब जो भी मंत्री वगैरह होंगे वो राजा के नीचे वाले रूम में, वो अपर पार्ट टाउन में रहेंगे। फिर जो प्रजा है वो तो नीचे रहेगी, लोअर पार्ट ऑफ द टाउन में। टाउन पर फोर्टिफाइड किले बंदी किए गए थे टाउन पे, वेल प्लान रोड, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ये सब वहाँ पे था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा अपना आंसर। ठीक है, चलो, राइट अ नोट ऑन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ अ किंगडम ऑफ गांधार। गांधार आपको पता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड नियर रावलपिंडी इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे आई है? पाकिस्तान में आई है, रावलपिंडी में। आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू बिलीव दिस वॉज द तक्ष भारत लॉर्ड रामास ब्रदर सन। तक्ष, इन ये जो ब्रदर भरत जो थे, राम भगवान के ब्रदर भाई, उनके बेटे के नाम से इस यूनिवर्सिटी को जाना गया। इट वॉज अ रिनोन्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द 17th सेंचुरी। 64 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। द टीचर्स रेशियो 1:20 का रेशियो रहता था यहाँ पे, है ना, मतलब 1 टीचर और 20 स्टूडेंट वहाँ पे होंगे एक क्लास में। ओके, तो ये सब पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इतना है अपना आंसर। चलो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइट अबाउट द एंशिएंट तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर के बारे में बताना है भाई। देखो, 4 द्रविडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये सब होती है वो तमिल लिटरेचर में काउंट होती है। 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस है ये। डेवलप द स्क्रिप्ट इन द एंशिएंट टाइम, हाउएवर द ओल्डेस्ट फॉर्म वॉज तमिल लिटरेचर। तो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म जो है वो तमिल को बोला गया है। ठीक है, तमिल जो है वो सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी, ऐसा माना जाता है। ओके, चलो, तो ये उसके बारे में बताया गया तमिल लिटरेचर के बारे में। ये 3-4 पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 41 नंबर, व्हाट इज कॉल्ड अ माउंटेन सॉइल। देखो, माउंटेन सॉइल के बारे में, दिस सॉइल इज फाउंड इन द वैलीज एंड स्लोपी रीजियंस एट एन एल्टीट्यूड 2700 से 3000 मीटर पे। ये सॉइल को हम देखने को मिलती है हिमालय के ऊपर। एंड ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर, मतलब माउंटेन्स पे, ये इस रेंज पे हमें माउंटेन सॉइल देखने को मिल जाएगी। और एक कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये सब यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए गए। ठीक है, फिर लेयर ऑफ द सॉइल थिन होती है, अनडेवलप्ड होती है। देयर आर मोर बायोटिक एनिमल्स इन द फॉरेस्टेड एरिया। ऊपर माउंटेन सॉइल के ऊपर
पेड़ पौधे उगे होते हैं, जंगल उगा होता है वहाँ पे भी, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट्स है इसके कवर का हो गए। अब राइट अबाउट द डेजर्ट सॉइल के बारे में लिखना है। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड ड्राई एरिया ऑफ अ सदर्न पंजाब। इट इज फाउंड इन अ कच्छ सौराष्ट्र रीजन ऑफ अ गुजरात। सच सॉइल इज फाउंड इन द एरिया ऑफ हैविंग अ ड्राई सेमी ड्राई क्लाइमेट। तो डेजर्ट सॉइल कहाँ पे मिलती है भाई? रेगिस्तान में मिलेगी, जहाँ पे सूखा होगा वहाँ पे डेजर्ट साइड होगी, और ये लेस फर्टाइल होती है। यहाँ पे बेसिकली हम ज़्यादा चीज़ें उगा नहीं पाते, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते। देयर इज एक्सेस ऑफ अ सलाइन कंटेंट। सलाइन मतलब आपको पता है वो नमक वाला कंटेंट, ठीक है। इन सम एरियाज एंड डेफिसाइट इन बायोटिक एलिमेंट्स को यहाँ पे जुआर उगाया जाता है, मिलेट बाजरा उगाया जाता है, ये सब आपको पता है। और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी से उगाया जाता है, क्योंकि भाई बारिश तो वहाँ पे आएगी नहीं, तो पानी डालना पड़ता है, इरिगेशन फैसिलिटी से उगते हैं। ओके, तो ये हमारा था, ये आप देख सकते हो। फिर भाई देखो यूनिवर्सल रिसोर्स क्या होता है? रीजनरेट देयर यूज पोर्शन देमसेल्फ विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये ठीक है, आप पॉइंट के हिसाब से देख लेना। यूनिवर्सल रिसोर्स जो है वो ये रहा लास्ट में, ये हमारा 1 है, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स ये अपना सेकंड पॉइंट है, और ये अपना थर्ड पॉइंट है। ओके, देखो यूनिवर्सल रिसोर्स के बारे में बताया। यूनिवर्सल रिसोर्स यूजफुल गैसेज एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है भाई, हमें पता है। यूनिवर्सल रिसोर्स हर जगह पे होता है जो रिसोर्स, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। दोज रिसोर्स विच रीजनरेट, मतलब बार बार जिसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। और जो कि एक ही बार यूज़ होते हैं बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और रीजनरेट है, बार बार उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ओके, ये रहे अपने 3 पॉइंट्स, आप देख सकते हो। अब 44 नंबर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बताने, तो ये है उसके ऑब्जेक्टिव। रिमूव ऑब्स्टेकल इंटरनेशनल ट्रेड टू ओवरकम द प्रोटेक्शन। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये रहे उसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये लाइन लिखनी है आपको कि वो 1 जनवरी 1995 में, जो कि अभी मैचिंग में भी आया था, हमने देख लिया उसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर ये सब पॉइंट्स है। रिजॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, चलो अब है हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आउट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बताना, एडवांटेज बताने और डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज्ड इन द प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन विच वर मेड इन द अर्लियर पीरियड। देखो, तो वहाँ पे 18 इंडस्ट्री को रिजर्वेशन दिया गया और बाकी की इंडस्ट्री को अदर देन देम कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड। मतलब क्या कि 18 इंडस्ट्री को ही सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन मिला, बाकी की जो इंडस्ट्री थी उसको एलिमिनेट किया गया परमिशन के बिना, ठीक है। फिर रेलवे हो गया, एटॉमिक, इनको ओपन किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल कंपल्सरी, ओके, ये सब है, ये एडवांटेजेस थे, नहीं ये उसके पॉइंट्स थे। देखो ये एडवांटेजेस यहाँ पे है, फिर ये रहे अपने डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये इतना है, आप देख सकते हो, ये रहा पूरा, ये पूरा आपका आंसर है, इतना, ठीक है। आराम से 3 मार्क मिल जाएंगे आपको। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओके। व्हाट प्रिकॉशंस शुड अ कंज्यूमर टेक वाइल परचेजिंग गुड्स। पर जब भी हम गुड को भी परचेज करते हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं, ब्रैकेट में लिखा गया है आपको। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट्स है, आपको 8 पॉइंट है, ठीक है। तो देखो 8 पॉइंट में से आपको कोई भी 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। ओके, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि देखो अगर 3 पॉइंट 3 मार्क्स सही है तो एटलीस्ट 6 लिख देना, ठीक है। ये 8 है, यहाँ पे 3 मार्क्स है ना, तो इसमें से आप 6 लिख सकते हो, 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि आप 3 पॉइंट लिखोगे तो फिर आपका आंसर बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, आपको अपना आंसर बड़ा दिखाना है। चलो ये हो गया अपना। फिर यहाँ पे सब है BC, ICS, एग मार्क, ये सब इसके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है।
चलो अब एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, यहाँ पे भी 3 पॉइंट आपको बताने हैं। ओके, तो 3 पॉइंट के हिसाब से 3 मार्क्स, वैसे 3 पॉइंट बोला गया है इधर, तो लिख सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से पूरा पेज अगर भरना जाओ 3 मार्क पे तो आप भर सकते हैं। आपको कोई 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए, ठीक है, उस हिसाब से आप लिख दो। क्वालिटी कॉन्शियसनेस, अवेयर ऑफ अ राइट्स टू रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एंड माल प्रैक्टिसेस, बी अवेयर ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के कंज्यूमर को ध्यान रखना चाहिए कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी सेल लग गया, ऐसे ही चले गए, फिर वहाँ पे पता चला सेल है ही नहीं। ओके, मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ो तो ध्यान से पढ़नी चाहिए, उसे पूरी डेट वेट के साथ पढ़ना चाहिए। ओके, चलो, तो ये सब के बारे में बताया गया कंज्यूमर को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो 3 मार्क के हिसाब से आप अपने हिसाब से 3 पॉइंट्स हमें बोला गया है, 6 पॉइंट लिख देना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे स्टेट द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर अंडर अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे भी 3 पॉइंट बोले गए। ओके, ठीक है, यहाँ पे तो आप 3 पॉइंट फिर भी लिख सकते हो। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैड कन्फर्ड द फॉलोइंग राइट्स ऑन द कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या राइट्स होनी चाहिए वो सब यहाँ पे बताई गई। तो राइट और टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज। सेफ्टी, फिर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आपको अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज, कोई भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। राइट टू बी हियर्ड और रिप्रेजेंटेड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो 6 पॉइंट्स है टोटल, आप कोई भी 3 राइट्स लिख के बता सकते हो। ओके, ये रहा आपका आंसर, आप देख सकते हो, ठीक है। अब डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस राइज ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, द अनकंट्रोल प्राइस राइज के बारे में बताना है। तो भाई ये है, उसके 6 पॉइंट्स है टोटल, ठीक है, ये आप देख सकते हो आराम से। चलो, प्राइस राइज के इफेक्ट के बारे में बताया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो, स्टेट द चैलेंजेस फेस बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। तो कोई भी एक चीज़ डिटेल में हमें बतानी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत 3 पॉइंट दिए गए हैं। ओके, तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड स्टिल लॉट ऑफ अ वर्क नीड्स टू बी डन टू फुलफिल द पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे हेल्थ है, सेक्स रेशियो के बारे में बताया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है। ओके, ठीक है, आप कितने पॉइंट, 2 पॉइंट्स लिखोगे, 3 पॉइंट्स लिखोगे। और हाँ, जब भी ऐसे नंबरिंग आए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप नंबर एकदम परफेक्ट रहो, ठीक है। हुए नंबर में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो चेकर है उसको आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा हाँ भाई इसको नंबर पता है, इसने अच्छा ही लिखा होगा। ओके, चलो, ये था हमारा पूरा 3 पॉइंट थे, आपको आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब द वर्क डन इन द इंडिया इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इम्प्रूवमेंट। तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट में क्या क्या देखा है, तो सबसे पहले चाइल्ड हेल्थ देखा गया है। ओके, ये सब बीमारियों से बचा गया है, बहुत सारी बीमारी देखो, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ये सब से आपको यहाँ पे बताया गया कि चाइल्ड की हेल्थ कैसे रखने पे। कंट्रोल और पॉपुलेशन ग्रोथ में भी कंट्रोल लाना है। तो 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, चाइल्ड हेल्थ, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। ये रहा आपका पूरा आंसर, यहाँ पे कवर हो चुका है 2 पॉइंट में, ठीक है। और इसके 3 मार्क आराम से मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे है राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज है ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, चलो, ये है अपना सेक्शन डी, यहाँ से सेक्शन डी शुरू हो चुका है, ठीक है। ये रहा सेक्शन डी, यहाँ से शुरू हो चुका है। तो साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में आपको बताना है, एंशिएंट इंडिया। ओके, तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स है, ठीक है, ये इसका आंसर है इतना। ओके, छोटा है लेकिन आप अपने हिसाब से भी हेरिटेज के बारे में कुछ अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ऐड समथिंग, ऐड सम बाय योर ओन। आप खुद अपने हिसाब से कुछ लाइंस अपने हेरिटेज के हिसाब से ऐड कर सकते हो। हमें जितना ऐड करना को मिला हमने किया। ओके, देखिए यहाँ पे सर्जरी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बारे में हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी, बहुत सारा कुछ हमने ढूंढा था, आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर के बारे में बताना, आर्यभट्टा, महर्षि चरक और वहामिन। 3 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा है। तो 48 नंबर। तो देखो, सबसे पहले आर्यभट्टा के बारे में बताया गया। तो भाई आप पता है आर्यभट्टा ने 0 ढूंढा था,
सबसे पहले तो सबको यही पता होता है कि उन्होंने जीरो को ढूंढा था। यस कंपोज आर्यभट्टम 10 गीति का आर्य सिद्धांत ही डिक्लेयर द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर चलता है। एंड प्रूव दैट द बेसिक रीजन फॉर लूनर एक्लिप्स इज द शैडो। ओके, ये अपना आर्यभट्टा, महर्षि चरक और महावीर के बारे में बताया गया है। आप पूरा आंसर है ये देख सकते हो। ठीक है, महर्षि सुश्रुत, अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसी का। सुश्रुत, वाग्भट्टा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों के बारे में बताया गया है। तो भैया आप देखो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी है। भैया वाग्भट्टा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है आपके, ये आपके आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर स्टेट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, आईएमपी है। ठीक है, तो ये टोटल कुछ पॉइंट्स है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये सब पॉइंट्स है, एरो हट गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है। इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, चलो ये सब पॉइंट्स है। ओके, इतने पॉइंट्स है, इसके तो आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। आराम से आपको 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, 49 नंबर, ये आप पूरा स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब 50 नंबर है, व्हाट आर द फेवरेबल फॉर वीट, फेवरेबल कंडीशन बतानी है वीट की। इन द इम्पोर्टेंट स्टेट्स और रीजन्स ऑफ इंडिया हैविंग नोटिसेबल प्रोडक्शन, वीट के बारे में बताना कि वीट में कैसी प्रोडक्शन हमने की है। तो वीट सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है, पैडी के बाद 1/3 उगाया जाता है इंडिया में। स्टेपल फूड है भाई, नॉर्थन वेस्ट मतलब पंजाब हरियाणा इन सब जगहों पे, वहाँ पे ज़्यादा इसकी खेती बाड़ी भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है, आपको पूरा वीट के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक है। और यहाँ पे भी जब पॉइंट्स की वो नंबर्स की बात है तो आपको एकदम टेम्परेचर के साथ जाना है। ठीक है, कि भाई ये ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, लोमी सॉइल, टेम्परेचर इतना, रेनफॉल, फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर इट्स ग्रोथ, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इज़ नॉट ग्रोन, यहाँ पे वो वीट ग्रो नहीं हो सकता अगर 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल है तो। ठीक है, फिर 2/3 पॉपुलेशन है, नेशनल प्रोडक्शन होता है वीट का 2/3 इंडिया में। ठीक है, फिर यहाँ पे उसको किंग ऑफ ग्रेन्स भी बोला गया है। ओके, तो बहुत कुछ आपकी चीज़ें ऐसी जो हाईलाइट हो सके वो चीज़ें आपको लिखनी है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करनी, अंडरलाइन कर देने का। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ पोवर्टी इन इंडिया, तो ये सब इंडिया के पोवर्टी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये रहा पूरा, आप देख सकते हो। चलो पूरा आंसर है, ये रहा, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये रहा, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, 52 नंबर देखो, एग्रो बिजनेस पॉलिसी और ई नाम स्कीम के बारे में बताना है अभी। तो ये है एग्रो बिजनेस पॉलिसी, जो कि 2016 में आई थी। 10 लाख पीपल, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द स्टेट यूनिट को सेटअप किया गया। फिर इट ऑल्सो प्रोसेस टू एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स विल जनरेट सफिशिएंट इनकम एंड रिड्यूस पॉवर्टी, फिर उनसे इनकम भी ली गई। ओके, फिर ई नाम स्कीम के बारे में है यहाँ पे। तो ये सब जो पॉइंट्स है आप देख सकते हो, ये अपना आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेन रिलेटिव पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बताया गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये तो इजी टॉपिक्स है। ओके, फिर 53 नंबर, द स्टेट द मेन प्रोविजंस ऑफ द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, आपको 8 पॉइंट्स लिखने बताया गया है। तो 8 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, पूरे 8 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, देख सकते हो। चलो, कि आपको बताना है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, देख सकते हो आप। चलो, अब यहाँ पे गवर्नमेंट टू कर्ब करप्शन, करप्शन को कैसे रोका गया उसके बारे में बताया। करप्शन एंटी करप्शन ब्यूरो वॉज एस्टेब्लिश इन 1964, ये एस्टेब्लिश किया गया था, ये पहला पॉइंट है। फिर एंटी करप्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट 1988, तो ये इसमें हुआ था। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन सिटीजन 2005 में स्टेप्स लिए गए थे करप्शन के लिए। ब्लैक मनी एक्ट 2005 रिगार्डेड एज अ करप्शन। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है, आप अब देख सकते हो। ठीक है, ये इतना आंसर है इसका। ओके, चलो, तो इसी के साथ सेक्शन डी, अब लास्ट चीज़ है मैप है जो कि। ओके, तो मैप में आपको फटाफट करा देता हूँ। देखो, माउंटेन सॉइल पूछा गया है सबसे पहले।
तो जो माउंटेन सॉइल होती है वो भी ऊपर के साइड यहाँ पे इस डायरेक्शन में आती है। तो देखो माउंटेन सॉइल को, ठीक है, ये से माउंटेन सॉइल आपको लिखना है। ओके, फिर उसको एक रीजन दे देना है, ऐसे 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 ये रीजन दे दो आप, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है भाई ये अपना माउंटेन सॉइल से भरा हुआ होता है, ये वाला, ठीक है। ये हो गया अपना, ये जो पूरा पोर्शन है ये सब इधर हमें माउंटेन सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है, तो पूरे रीजन को आप कवर कर दो। फिर क्या है भाई हमारा क्वेश्चन, फिर है भाई बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क एक्स्ट्रा में नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, दो चीज़ें दी गई। तो सबसे पहले बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ आया है, तो वो यहाँ पे आया है, ठीक है। इस पॉइंट पे वो आया गया है, बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब आपको 9 चैप्टर में दिया गया होगा। ओके, फिर है नेशनल बर्ड्स नाल सरोवर, तो भाई वो आया था बर्ड सेंचुरी, गुजरात में आया है, या सबको पता होना चाहिए, गुजरात में रहते हो। सरोवर, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो देखो इसको मतलब अलग अलग ऐसे ट्राइंगल शेप ऐसे देना पड़ेगा भाई। इसको हमने पॉइंट दिया तो इसको हम ट्राइंगल शेप दे देते, ठीक है। देखो जो डॉट है वो हमारा जाता है नेशनल पार्क, जो कि हमने ये किया बंदीपुर, ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है, ऊपर लिखा है। फिर ये जो एक बर्ड सेंचुरी है नाल सरोवर, तो इसको हम ट्राइंगल कर देते हैं और इधर लिख देते हैं बर्ड सेंचुरी, ठीक है। पूरा आप लिख देना, मैं भी लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि पैडी मतलब जो पैडी राइस कहाँ पे उगता है, तो भाई वो नीचे वाला रीजन, ये वाला पूरा जो रीजन है नीचे वाला, ठीक है, इतना ये पूरा, इसको हम पहले हम शेड दे देते हैं, एक ऐसे सीधी सीधी लाइन दे देते हैं पैडी के लिए। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा पैडी से भरा है, यहाँ पे पैडी उगे जाते हैं, ठीक है। चलो, ये इस साइड का पूरा पोर्शन जो है वो पैडी से ऐसे 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 उगा जाता है। एकदम सी स्ट्रेट लाइन की है, आपको स्ट्रेट लाइन करनी है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन पैडी वाला है। चलो, फिर है अपना टी के बारे में बताया भाई। टी तो आसाम में उगती है, ठीक है। टी ये जो पूरा है ये टी आप आसाम में बता देना। अब टी के लिए कुछ अलग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा ऐसे कर देते, भर देते इसको, ठीक है। ये हो गया अपना आसाम, और सॉरी टी, ठीक है। अब इधर हम इसको भरना पड़ेगा। ये जो पूरा जो आसाम में ये जो पूरा है ना, ये पूरा यहाँ पे टी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये पूरा ओके, ये पूरा आसाम है। चलो, अब हमारा है कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री घटशिला कहाँ पे आया है, देखो वो जो घटशिला है कॉपर रिफाइनिंग, वो इस पॉइंट पे आया है, ओके, यहाँ पे घटशिला, ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ अलग दे देते, स्टार दे देते, स्टार, ठीक है। इस पॉइंट पे वो आया गया है। तो जो स्टार है हमारा, वो हमारा है कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। फिर वन सेंटर ऑफ अ शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री का क्या एग्जांपल है भाई, यहाँ पे कोल्हापुर बताएगा, तो कोल्हापुर हमें टिक करना है। तो भाई कोल्हापुर जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। अब इधर हमें कुछ ऐसे देना पड़ेगा, इधर स्क्वायर दे देते, ये छोटा सा दे देते, बहुत बड़ा स्क्वायर दे दिया मैंने, एक छोटू सा स्क्वायर है। यहाँ पे हमारा कोल्हापुर आया हुआ है, ठीक है। ये एक शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देंगे एक स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमारा पूरा जो गाला का पेपर 3 है वो हो चुका है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते रहेंगे, बाय बाय।